नमस्कार। देश दुनिया के सफल लोगों की कहानी वाले इस बेहद खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन बुधवार और दोपहर के 2:35 हुए हैं और आज 27 फरवरी 2019 है। हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और हमारी मेहमान हैं भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस की चेयरपर्सन और विश्व के भोजपुरी की अगुआ, भोजपुरी आंदोलन की अगुआ, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय दीदी के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर सरिता बुद्धू। डॉक्टर सरिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनोज जी। मैं जानना चाहता हूं कि जब आने वाला समय आप पर कुछ लिखे तो वो कौन सा काम है जिसके लिए डॉक्टर सरिता बुद्धू को हमेशा याद किया जाएगा? या कभी कभी कहते हैं जब इतिहास लिखना होता है तो जो विरोधी भी हो उसकी मजबूरी हो जाती है कि डॉक्टर सरिता बुद्धू को छोड़ नहीं पाए। वो कौन सा कंट्रीब्यूशन है? बड़े संक्षेप में यहाँ जानना चाहूँगा और फिर आपकी जर्नी को मैं स्टार्ट करूँगा, बचपन में चलूँगा। वो काम जो है, मैंने एक मुद्दा को पकड़ा है कि वो है भोजपुरी समाज, भोजपुरी भाषा, संस्कृति, सभ्यता। इसको पहचान मिले यहाँ पर मॉरिशस में, देश विदेश में, दुनिया भर में। और ये क्योंकि भोजपुरी हमारे पूर्वजों की भाषा है और सिर्फ हमारे पूर्वज मॉरिशस में नहीं, यहाँ के भी जो लोग बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ आदि छोड़ करके शहरों में आए हुए हैं, उनकी भी ये पहचान है, उनके ये भी आइडेंटिटी है। और मैं चाहती हूँ कि ये भाषा नेपाल में बोली जाती है, तो ये भाषा को लोग भाषा ही समझें और शिस्त समझें और साहित्यिक भी समझें, सांस्कृतिक भी समझें, संस्कार भी समझें। डॉक्टर सरिता, आपने बड़े संक्षेप में बड़ी बात कही। आप भोजपुरी के ब्रांडिंग की बात कर रही हैं जी। कि जो हेय दृश्य लोग देखते रही हैं वैसे नहीं देखना, ये भाषा है, हमारी माँ है और इसको उसी सम्मान के साथ देखें, ये आप कहना चाह रही हैं। और इसके लिए आप पिछले 5 दशक से लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं। मैं उस यात्रा पर आऊँगा, उसकी बात करूँगा। मैं चलता हूँ आपके बचपन में, बचपन की पहली स्मृति, वो पहली याद। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम जो है सरिता, और सरिता नाम मेरे पिताजी के फूफा ने दिया था। वो मॉरिशस के आर्य समाज को मॉरिशस में स्थापित करने में से एक थे पायोनियर, पंडित गया सिंह, और उन्होंने ये नाम मुझे दिया था। और मैं बहती रहती हूँ, मैं रुक जाऊंगी तो मर जाऊंगी। आपका जन्म कहाँ हुआ था? आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? पिताजी क्या करते थे, माताजी क्या करती? थोड़ा सा इसको। अच्छा, मेरा जन्म जो है पोर्ट लुइस, मॉरिशस के पोर्ट लुइस सिटी कैपिटल जो है, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। और कब हुआ था? मैं ये 1942 15 अक्टूबर के। जी। हम लोग 3 भाई हैं अभी और 3 बहनें हैं। तो एक बहन तो लंदन में है, एक भाई फॉरेन सेक्रेटरी थे डिप्लोमेसी मॉरिशस के, और वो फिर बाद में जा कर के अफ्रीकन यूनियन के डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल बने, विजय सिंह माखन। और मेरे दूसरे भाई जो हैं वो एक इंजीनियर है साउंड के, मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में काम करता है। एक भाई है जो आयरलैंड में वो अपना बिजनेस करता है। वो उनका क्या नाम? विजय सिंह माखन। विजय सिंह माखन है और देवेंद्र सिंह माखन है और सुधीर सिंह माखन। ये माखन आप लोगों का सर? हमारे माखन नाम जो है ना, मेरे प्रपूर्वज जो जब आए थे, पिताजी के परदादा, तो वो माखन 18 साल का लड़का बलिया दौरापुर गांव से गया हुआ था। उनके यहाँ जो पुरोहित काम करता था,
पुरोहित आता जाता था मॉरिशस। तो उस समय 1872 की बात मैं कर रही हूँ, और वो लड़का 18 साल के होनहार था, थोड़ा पहलवान जैसा था, और वो कलकत्ता पंडित के साथ गया, फिर वापस नहीं आया गांव, और वहीं से मॉरिशस पर जहाज़ पर चढ़ करके कलकत्ता से चले आए मॉरिशस, और वहीं बस गए, शादी विवाह किए। तो ये माखन जो है नाम, यही सबको दिया जाता है, जो उनके वंश जो आते हैं बाद में। अच्छा। ऐसा हम लोग उसी सरनेम तो को आपका देते भी हैं। नाम सरिता सिंह माखन होगा। सरिता माखन सिंह, हाँ। ये हमारे दर्शक शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि आपको सभी सरिता बुद्धू के नाम से। बुद्धू के नाम, बुद्धू मेरा, हरीश बुद्धू जी मेरे पति रहे। जी जी, मैं आपके ससुराल चलूंगा, अभी आपके बचपन में है। तो मेरे पिताजी का पोस्टिंग एक सीसाइड पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ के पोस्ट लाफायत बोलते हैं। बहुत आप तो मॉरिशस आए, घूमे हैं, जानते कितना सुंदर है। और वहाँ पर सीसाइड पर जो हमारे क्वार्टर्स थे फॉरेस्ट ऑफिसर के, तो हम लोग तो बड़े हुए वैसे रोज़ सीसाइड पर, बीच पर खेलते थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे सरिता नाम लिखवाना सिखाया, रेत पर। अच्छा। भोजपुरी में बालू बोलते हैं। अच्छा। रेत पर उन्होंने मेरा नाम लिखना सिखाया। क्या बात है। हाँ, ये याद मैं करती हूँ ज़रूर। और फिर और एक बात याद करती हूँ कि वो मेरी दादी से कहा करते थे, माताजी लड़कों से हिंदी में बात करिए। अच्छा। हाँ। अच्छा। और भोजपुरी को हिंदी ही बोलते थे। अच्छा। तो हिंदी में बात करिए। ये दो बातें मैंने हमेशा याद रखी हैं। तो माँ पिताजी से आप किस भाषा में बात करती थी? मुझे जहाँ तक याद है क्रियोल में बात करते थे हम लोग। लेकिन मैं क्रियोल ही बोलती थी। मॉरिशस में, पोर्ट लुइस में रह करके भोजपुरी नहीं जानती, हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख लिए थे, लेकिन ज़्यादातर क्रियोल ही में बात करती थी। तो भोजपुरी का ये बीजांकुर कैसे हुआ, कैसे बीज पड़ा? ये तो बहुत ही रोचक, बहुत ही अद्भुत गजब की बात है। बाद में जब मैं अपने पढ़ाई कलकत्ता से पढ़ करके गई, अभी आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, तो फिर ज्योग्राफी मैंने किया, और एक पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आए हुए थे मॉरिशस। उन्होंने लड़कों के लिए एक शिविर किया। ने उनको कहा, स्वामी जी आप लड़कों के लिए शिविर करते, लड़कियों के लिए क्यों नहीं? तो कहा मैं तो पुरुष हूँ, कोई लड़की मेरे सामने आ जाए तो ज़रूर। तो उस समय मैं जस्ट बैक फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो मैंने कहा आप मुझे ट्रेनिंग देंगे? कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और स्वामी जी बहुत ही जज थे, एक्स जज थे, और रॉयल फैमिली के थे, राजस्थान के। तो कहा हाँ क्यों नहीं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो ट्रेनिंग किया। उसी समय जब कैंप हमने तैयार किया 1 हफ्ते के लिए सीसाइड पर, आंसलारे कैंप में, यूथ ट्रेनिंग कैंप में, वहाँ पर मैंने देखा अगल बगल में सब लड़कियाँ भोजपुरी में बात कर रही थी। अच्छा। और मुझे हंस रहे थे, तू किरियोली है, शहर से आई हुई है। उन लोगों के बीच में तब मैंने डिस्कवर किया ये भोजपुरी साहित्य, संस्कृति, गीत, गवाई आदि सब उसी समय में। क्या उम्र होगी तब आप? उस समय का 20 साल के 20 माने 20 साल की उम्र में आप भोजपुरी के संपर्क में आई? हाँ, 20-22 के जब मैं लौट कर आई, तो उस समय तब मैंने देखा, जब मैं आंदोलन कर रही थी, अब गांव-गांव में हम, स्वामी जी हमको भेजे, वो और जो मेरे पति होने वाले थे हरीश जी, हम सब गए गांव-गांव में, हम घूम रहे थे, फिर रहे थे, और लोग कह रहे थे कि स्वामिया तो हमने के लड़का पर जादू कर दिले बा। इतने हम लोग घुमक्कर बन गए सब। दिन में नौकरी करते थे, शाम को मेरी छोटी सी गाड़ी थी, और उस गाड़ी में लेकर के जाते थे। तो लोग कहते थे छोकरी लोतो खोलता, लोतो का मतलब है गाड़ी। अच्छा। कार। हाँ। तो कि हाँ, तो फिर जब गांव-गांव गई तो हमको तो ट्रेनिंग दिया गया बोलने के लिए माइक पर बिना लिखे। तो हिंदी में स्वामी जी कहते थे, तो गांव में जब हम जाते थे भोजपुरी में बोलते थे, हिंदी के प्रचार करते थे, प्रचार प्रसार। और उसी समय मैं भोजपुरी की पकड़ आई और धुआंधार बोलने गई। इतना बढ़िया रुआ भोजपुरी बोले नहीं, इतना प्रवाह में बोले नहीं। क्रियोल भी वही तरह फ्लो में बचपन से बोला था, अंग्रेजी वही तरह, हिंदी वही तरह, फ्रेंच वही तरह। ये इतना भाषा पर समान अधिकार पकड़ कैसे भाई? कैसे मतलब लिखल तो समझ में आ जाला। हाँ, लेकिन वो एसेंट के साथ, वो टोन के साथ, वो लय के साथ बोलल,
तो देखो, मॉरिशस में हम बहुभाषी समाज है। बहुभाषी यानी कि जो लोग हमसे जो आगे गए थे वहाँ मॉरिशस में, सभी लोग तो प्रवासी है मॉरिशस के। तो 300 साल पहले तो कोई नहीं रहता था वहाँ। और पहले तो डच आए, फिर पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, वो चले गए। फ्रांसीसी लोग आए और 1810 में फ्रांसीसी लोगों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच में वहाँ पर युद्ध हुआ। समुद्र पर वो लोग शासन लेना चाहते थे। तो अंग्रेज़ लोग जब जीते, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में ये समझौता तय हुई कि भले ही अंग्रेज़ रूल होगा, लेकिन फ्रेंच लॉ, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच सभ्यता, संस्कृति वो बराबर बरकरार रहे। और वहाँ के जो फ्रेंच प्लांटर्स जो आए थे, तो उन्हीं लोगों ने पहले तो दास का जो प्रथा था, गुलामी का, स्लेव्स अफ्रीका से लाए थे, मडागास्कर से, मोजाम्बिक से, सेनेगल से आदि। तो वो जाते जब अंग्रेज के रूल आए, वो लोग भारत पर भी शासन कर रहे थे, तो वो लोग ने कब्जा किया। तो इस तरह से मैं डिटेल्स में ना जाऊंगी, इतिहास में बाद में आप पूछेंगे तो बताऊंगी, लेकिन ये सब भाषाएं हुआ है। तो अंग्रेज़ी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बने मॉरिशस के, और फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज सभी लोग यूज़ करते थे। और फिर उसके बाद जो एक भाषा बनी वहाँ पर क्रियोल, और वो जब इंडियंस लोग गए यहाँ से, तो उसमें से भी मिक्स होकर के क्रियोल में भोजपुरी भी आप पाएंगे और कुछ तमिल आदि शब्द, इस तरह से एक दो शब्द चाइनीज़ का भी, इस तरह से ये सब भाषाएं वहाँ की हो गई। और मैं क्योंकि कलकत्ता में पढ़ाई की थी, तो थोड़ा सा बंगाली भी बोल लेती हूँ, और हिंदी हम लोग सीखे बाद में भी। जब मैं स्कूल में थी तो उस समय मेरे स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी, बाद में सभी स्कूल में हिंदी की पढ़ाई स्टैंडर्डाइज हो गया। लेकिन इसमें एक मैं सवाल लूँगा कि अंग्रेजी का वर्चस्व था, उसमें फ्रेंच को रखना था उसके पैरेलल। इस अंग्रेजी और फ्रेंच के बगीचे में आपने भोजपुरी का पौधा कैसे उगाया, कैसे खिलाया, उसकी कहानी तो जरूर जानना चाहेंगे। हाँ। क्योंकि पूरे विश्व में आप भोजपुरी के लिए जानी जाती हैं, काम कर रही हैं। अभी भारत सरकार में लड़ाई चल रही है, मॉरिशस में भोजपुरी को मान्यता मिल गई, तो स्पीकिंग यूनियन बन गया वहाँ पर। तो जरूर मैं बात करूंगा। हम बचपन में थे, आप पढ़ाई की बात की, आपने कहाँ से पढ़ाई की? मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं इंग्लैंड जाकर पढ़ूं, लेकिन मैं चाहती थी, मैं इतने इंडियन हाई कमीशन के पुस्तकालय में जाकर के टैगोर के, और हमारे बुक शॉप है नालंदा बुक शॉप, तो टैगोर के पुस्तकें और अन्य देश विदेश के जो लेखक हैं उनसे मैं परिचित थी वहाँ पर। तो मैं जब टैगोर की पुस्तकें पढ़ती थी, तो मेरे अंदर में मैं जाना चाहती थी कलकत्ता, और मैंने पिताजी को कहा मैं इंडिया जाऊंगी। तो मुझे इंडियन स्कॉलरशिप मिली, ICCR के कल्चरल स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई। कलकत्ता हम लोग को वापस आना है, तो मैं सोचूंगा ना थोड़ा सा क्रियोल में कुछ गुनगुना दे, कुछ भोजपुरी में। देख लीजिए, भोजपुरी की प्रतिनिधि हमारे साथ बैठी हुई हैं, और अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, फ्रेंच, क्रियोल सब पर समान अधिकार है, लेकिन लड़ाई भोजपुरी के लिए, पूरा जीवन जो है भोजपुरी के लिए। अभी हम 5 भाषाओं में गीत सुन रहे हैं। अच्छा, उस समय तो मैं बस साधारण एक विद्यार्थी थी, मैं पढ़ती थी स्कूल के बाद, लेकिन हाँ, परिवार में जो आंदोलन का माहौल बना रहता था। और मेरे पास एक पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस, तो मेरे चाचा ने दिया था, 1941 की एक डायरी है, जो महिला उनके फौज में बर्मा आदि सिंगापुर में थे, उन लोगों की डायरी है मेरे पास। हो सकता है दुनिया भर में सिर्फ मेरे पास और शायद 1-2 आदमी के पास होंगी वो, वैसे पुस्तकें हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे माहौल में, और फिर गाने भी पसंद करते थे, गाने भी गाते हुले 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 मोची शजीर जीवला तोफो हमें मुआदापो हुले 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 मोची शजीर जीवला दोपो हमें मुआदापो
तो यानी कि एक शिप, एक जहाज था जो मॉरिशस से रोड्रिक जाता था, और उस जहाज का वो है कि जाओ, जैसे कलकत्ता से छूटर जहाज हमारे हैं, गुले मोची क्रियोल में है एक जहाज, तो कि उसको ठीक तरह से उसको बंदरगाह में लाया जाए। फ्रेंच में फ्रेंच में तो भोजपुरी की दुनिया में आकर के फ्रेंच गाने सब भूल गए उस समय की है। नहीं, मैं दुनिया को दीदी ये बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि भोजपुरी वो लोग बोलते हैं, अभी लोग की धारणा है जिनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, फ्रेंच मतलब दूसरी भाषाएं नहीं आती, जिनको कुछ नहीं आती भोजपुरी बोलते हैं। बड़े गलत ढंग से ये, लेकिन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े बड़े पदों पर गए हैं, और भोजपुरी इसलिए मैं दिखाना सकता, देखिए जी 6 भाषा पर समान अधिकार, लेकिन प्रेम भोजपुरी से। Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, la 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 la। उसके बाद अब 20 साल की उम्र में शायद पहली बार इंडिया आई। हाँ, उस समय पहली बार इंडिया आई। और मैं वापस जाना चाहती थी। अच्छा। मॉरिशस। क्यों? मैं उस समय, मैं आपको बताऊं, उस समय मॉरिशस और भारत की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी बाय एयर, और मुझे मॉरिशस से हाई कमिश्नर ने अरेंज किया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया नैरोबी में, उनके यहाँ मैं BOAC ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज से गई, क्योंकि वही था मॉरिशस में। और फिर वहाँ से मुझे हाई कमिश्नर ने एक आदमी को भेजा मुंबासा रेल में। मुंबासा से मैंने जहाज पकड़ी, पानी की जहाज। अच्छा। 8 दिन का मानसूनी का, जून जुलाई में मानसून का वो तूफान आता है, सोच लीजिए उसमें मैं अकेली लड़की जो बाहर घर के नहीं जाती है, घर के पारिवारिक वातावरण में जीती है, किस तरह से मैं वो गई और बॉम्बे में उतरी। वहाँ ICCR के लोग मुझे ज़रूर लेने आए, और मैंने जब देखा वहाँ पर, मॉरिशस तो छोटा देश है और हम लोग इतने एडवांस नहीं थे जैसे आज है, गरीब था मॉरिशस, और बॉम्बे में आकर इतने ऊंचे ऊंचे भवने, महान, इतने लोग, मैंने सोचा इतने लोग कहाँ जा रहे हैं ये सब। उस तरह से मुंबई से मुझे भेजा गया कोलकाता रेलगाड़ी में, और उस समय अभी का रेलगाड़ी नहीं है, उस समय वो पुराने समय के स्टीम। और जब मेरे बाल तो इतने हो गए लिपट के, उसमें वो क्या बोलते हैं, चिमनी के वो आश क्या बोलते हैं, धुआं से, धुआं और वो जो आश क्या बोलते हैं, राख से राख इतने लिपट गए बाल में, और उसको धो नहीं पा रही थी वहां पर कोलकाता में। और कोलकाता में फिर वहां मेरा एक नया जीवन शुरू किया। एक तो ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी पढ़ी, और उसके बाद मैं कोलकाता ने मुझे जो नम्र भाव की थी, मैं बहुत ही सॉफ्ट प्रोटेक्टेड घर में, घर के वातावरण में रह करके बस वही, उसके बाहर नहीं जानती थी, लेकिन किताबों में जानती थी। हाँ, किताबों में वो तो सेवा शिविर वाली बात, भोजपुरी वाली तो बाद में आई। कलकत्ता से लौट कर जब मैं गई, तो वहाँ पर कलकत्ता में मैंने देखा वो जो इंडिया हिंदू मुस्लिम की जो एक वो हो गया था, एक हादसा हो गया था उस समय 64 में, बाल प्रोफेट के बाल को लेकर के। तो मेरे कॉलेज 2 महीने के लिए बंद हो गए, मैं हॉस्टल में थी, और धुआं चारों तरफ, आग, कलकत्ता में आग लग, और उस वातावरण में मैंने देखा लोग इतने बड़े बड़े तलवार लेकर के मेरे हॉस्टल के घूम रहे थे। फिर उसके बाद हम एक दूसरे हॉस्टल में गए, और ज्योग्राफी की पढ़ाई में हम आगे बढ़ते गए, अंग्रेजी आदि। तो उस कलकत्ता में जब नक्सलाइट उठ रहा था, और मैं हर महीने एक न एक हड़ताल कलकत्ता में, हर महीने, और उसी माहौल में मैंने अपने ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास में निकाले। किस कॉलेज में थी? लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज। आप जिस कॉलेज में थी वहाँ पर विदेशी छात्र कितने थे? विदेशी कम थे, मेरे साथ एक लड़की थी ट्रिनिडाद से, और हम लोग वो उसको कहते थे
टावर बेबी, क्योंकि ट्रिनिडाद में टावर है, कोल जी। है, और मैं शुगर बेबी। आपको शुगर बेबी शुगर बेबी कहते अच्छा, थे। चलिए ये भी रहस्य खुला हाँ, तो कि डॉक्टर कलकत्ता- सरिता बुद्धू जी का एक नाम शुगर बेबी भी था। तो कलकत्ता से मैं वापस मॉरिशस गई। जी। उसके बाद बहुत दिनों तक भारत नहीं आई। कितने साल रही आप कलकत्ता में? 3 साल। 3 साल। हाँ, उसके डिग्री बाद के लिए ऑनर्स डिग्री ज्योग्राफी में किया। अभी इतनी उम्र हो गई आपकी, कितनी उम्र हो गई? 80 के आसपास हूँ। तो इस उम्र के इस पड़ाव पर जब कलकत्ता के वो 3 साल, शुरुआती 3 साल आप याद करती हैं, कभी अकेले बैठती हैं और 3 साल देखती हैं, तो अभी क्या लगता है वहां से आपने क्या क्या निकाला? क्या आपके जीवन में उस 3 साल का क्या महत्व? उन 3 साल के दौरान के 2 कैंप में मैं गई। जब स्टूडेंट समय में ICCR कैंप्स ऑर्गेनाइज करते थे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें मैं कश्मीर 1 महीने तक रही। कश्मीर में हम लोग शिकारा में रहे, घूमे फिरे, और पहलगाम, और 3 दिन का कोहलाई ग्लेशियर पर हमने एक्सपेडिशन की। ये बहुत ही अद्भुत 3 दिन का एक्सपेडिशन एज ए माउंटेनियरिंग किया। थोड़ा सा आप अपने आप को अपनी कहानी से अलग कीजिए। आप डायरेक्टर हैं, अपनी कहानी को देखिए और इस पर फिल्म बनानी हो, सपोज कीजिए आपकी कहानी पर, जितना कहानी अभी हम लोग करें आगे और कहानी है, उस पर फिल्म बनानी है। सरिता बुद्धू हैं हमारे फिल्म की हीरोइन है, एक कॉलेज में पढ़ रही हैं, अध्यात्म वाले गुरु के पास जा रही हैं, अलग अलग स्पॉट पर जा रही हैं। उसको आप डायरेक्टर की नज़र से देखिए, आप पर फिल्म बने, हम पूरी जर्नी को लेकर आएंगे, तो उस फिल्म का क्या नाम होना चाहिए? सरिता या शुगर गर्ल? शुगर। आप वापस मॉरिशस गए? वापस जब मॉरिशस गई तो नौकरी में मैं वहाँ पहली पहुँच गई। नौकरी? पहली नौकरी टीचिंग, और वही रॉयल कॉलेज क्यूपी जो है सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज, लड़कों की कॉलेज है, और उसमें 600 लड़के, सब टीचर्स, सब प्रोफेसर्स पुरुष। मैं एक महिला, उस समय मैं एक महिला थी, एक लड़की साड़ी पहने हुई। अब जब मैं जाती थी लड़के लोग विसल करते थे, मेरे लिए बुके लाते थे, मिस 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 मक्खन मिस, अब मेरे बैग लेते थे कक्षा में, बट सब इस तरह से मैंने सोचा कितने दिन इस तरह से चलेंगे। शादी कब हुई आपकी? शादी इसी जब हमने स्वामी जी के कैंप में गए, और हरीश जी तो आगे तय हो, वो फर्स्ट 40 में थे स्वामी जी के शिष्यों में। वो फर्स्ट फॉर रामाकृष्ण मिशन में स्वामी जी ने पहला शिविर शुरू किया, और उसमें ये लोग गांव-गांव के लड़के गए, और उन लोगों का एक नया जीवन सामने आए, एक नई दुनिया। और मॉरिशस आज़ाद नहीं हुई थी उस समय, लेकिन नए मॉरिशस को कैसे संभाला जाए, भारतीयता को कैसे बचा करके रखे जाए, इस ग्लोबलाइजेशन दौर नहीं था, फिर भी वेस्टर्नाइजेशन। तो इसमें हम लोगों ने स्वामी जी के सीख ने जो सेवा शिविर, सेवा, सत्संग और संगठन करो, तो इसी के बीच में जब हमारे कैंप शुरू हुई लड़कियों के, तो उसमें हरीश जी के साथ वहाँ पर हम लोग मिले, और गांव-गांव में हम लोग जाते थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग में वो फ्रेंडशिप बढ़ती गई, क्योंकि एक ही साथ में हम लोग, एक ही हमारे उद्देश्य जो था, देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, वही था। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने सोचा मैं बाहर शादी करूं। बहुत से मांग आ रही थी, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, MLA सब। तो मैंने सोचा मैं बाहर शादी करूंगी तो मेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा, और मेरा तो लक्ष्य अब मैंने ये पा लिया है। स्वामी जी से के साथ आ करके यही मैंने देखा कि देशभक्ति और देश सेवा, समाज सेवा और भारतीयता को मुझे पकड़ना है। ये जो काम है, जो राष्ट्रीयता के लिए आप करती रही, समाज के लिए करती रही, जो स्वामी जी ने आपके अंदर डाला, बीज बोए, वो पेड़ बना, दुनिया देख रही है। वो एक अलग धारा है, समाज के लिए जीना, राष्ट्र के लिए जीना। आपका वैवाहिक जीवन, उसमें शादी हुई आपकी, शादी हुई, वो कैसा रहा आपका वैवाहिक जीवन? परिवार में कौन कौन है? और फिर आपका, आप दोनों संयुक्त रूप से जो काम कर रहे थे, वो काम वैसे ही गति में चलता रहा या बीच में बाधा? नहीं, वही वैसे ही काम चलता रहा, और फिर हम उभरे उसमें से, लीडर, नेशनल लीडर्स बने जी। और अब तो लोग चाहते थे कि हम राजनीति में आए। मैं तो नौकरी करती थी, और शाम को रात तक हम लोग सेवा शिविर करते थे, फिर वापस आते थे घर,
और सुबह में नौकरी पर जाती थी। तो उस समय जब 1975 की बात हुई और इलेक्शन में, तो हरीश जी के मन में वो था कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। और ऐसा स्वामी जी भी सोचते थे कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो कि जाकर के पावर में, सत्ता में रह करके वो ये समाज, जो दबे हुए समाज है, उसको कैसे जागृत किया जाए। कब आजाद हुआ मॉरिशस? 1968 12 मार्च। और सर शिवसागर रामगुलाम ने यही तारीख चुने, 12 मार्च वाले, सॉल्ट मार्च गांधी जी का। हाँ, ये 12 मार्च 1968 में मॉरिशस 1968 आजाद हो गया। आजाद हुई। पॉलिटिक्स में ऐसी बात है, मॉरिशस छोटा देश है। लेबर पार्टी में थे हम लोग, सर शिवसागर रामगुलाम के पार्टी थे, और वही तो आजाद दिया भारत मॉरिशस को। हरीश जी भी उसी फिलोसॉफी में चलते थे। और उन्होंने उन लोगों ने जब टिकट की बात आई तो कहा कि एक ही को दे सकते हैं टिकट। अच्छा। तो हम दोनों को चुनना पड़ा। मैंने इस्तीफा भी दे दिया नौकरी से भी। तो हरीश जी पॉलिटिक्स में आए और मैंने उनको सपोर्ट दिया, पूरा मैंने कैंपेन किया। अभी हरीश जी पॉलिटिक्स में है या छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, अभी तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन वो मेंटर के रूप में है, यानी कि बाहर लिखते हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और किंग मेकर जैसे एक जी, बिल्कुल। हाँ। तो मैं उस समय बताऊं आपको, उस समय मुझे उस समय मैं फिर फ्रांस चली, यूरोप में मेरे मॉरिशस टाइम में मैं लिखती थी, तो मुझे एक वहाँ पर जाने के लिए कोर्स मिला और 15 देशों में मैं फर्स्ट आई। अच्छा। हाँ, जर्मनी में फर्स्ट आई ये जर्नलिज्म में, और इतने उन लोगों को एक्सेलेंस मुझे प्राप्त हुई। 1 साल के लिए उन लोगों ने मुझे एडवांस जर्नलिज्म का फेलोशिप दिया फ्रांस में। और उसके बाद मैं मॉरिशस वापस आई। हरीश जी तो बहुत पहुंचे हुए राजनेता थे, लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर, और मैंने देखा मेरे लिए अब मुझे कुछ करना चाहिए उस खालीपन में। और लिख भी नहीं सकती थी क्योंकि वो पॉलिटिक्स में थे, तो मैं लिख भी नहीं पा रही थी, ना कोई पेन नेम भी यूज करते। तो मैंने इसी समय मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट को कायम किया। ये कब की बात है? ये 1982 में मैंने सोचा कि मुझे एक भोजपुरी को एक मान्यता देने चाहिए, और मैंने इंस्टीट्यूट कायम करने से उसको मैंने एक दर्जा दिया, एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया भोजपुरी को। और उसी समय महात्मा गांधी संस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ भोजपुरी और फोल्कलोर, सुचिता रामजिन थी वहाँ, और मैं ग्रास रूट्स में काम करते। आपके पहले वहाँ पर संस्थागत रूप में भोजपुरी के लिए क्या हुआ था आपने जब शुरू किया था? मेरे से पहले कुछ नहीं था। और भोजपुरी को लेकर के गायक लोग गा रहे थे, गायक लोग उनको गा रहे थे और भोजपुरी में मंचन कर रहे थे लोग, तो थिएटर कर रहे थे कभी कभी। और साहित्य के लिए कुछ नहीं था, नहीं बोल रहे थे, गीत वाचिक परंपरा में था। हाँ, लेकिन इस तरह संस्थागत लिखन में उन्होंने किया। मधुकर भगत ने कुछ भोजपुरी को लेकर के अपने हिंदी कविताओं में उन्होंने संलग्न किया था। ठीक है। लेकिन उसना बोलबाला, हाँ, लोगों के दिमाग में प्रेम था। जब मौसी यहाँ से जाती थी पटना से, तो बहुत आनंद लगता था। और कुछ लोगों ने गीत भी लिखे भोजपुरी के, जो आज भी मॉरिशस के आज़ाद 50th एनिवर्सरी में उसको क्रियोल में और भोजपुरी में दोनों में। लेकिन बस यही तक। हाँ, मैं कन्यादान लिख रही थी। 87 की बात आई, उसके बाद 82 के बाद 87 की बात आई, तो मैंने लगभग 100 से सैकड़ों शिविर, भोजपुरी सप्ताह मैंने गांव में किया। लेकिन और फिर उसके बीच में 1984 में मैंने मेरे एक विचार आए कि भारतीय आगमन मॉरिशस के 150वीं वर्षगांठ मनाना ज़रूरी है। तो उस विचार को लेकर के हरीश जी तब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास मैंने ये विचार रखे कि आप लोग सत्ता में ये, और वो स्वीकार किए। तो 2 साल तक इस पर मैंने काम किया। और दिल्ली में आकर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के बालेश्वर अग्रवाल जी से बात की कि 150 साल के लिए आप 150 डेलीगेट्स को लेकर के मॉरिशस आइए। अगर मैं 10
भोजपुरी के लेखकों का नाम पूछूं जो मॉरिशस में हैं, जो भोजपुरी पर लगातार गंभीर काम कर रहे हैं, 10 गायकों का नाम जानना चाहूँ जो भी लीजेंड हैं, मैं हर फील्ड से कुछ ऐसे नाम जानना चाहता हूँ कि दर्शक उनसे कनेक्ट हों। भोजपुरी में जो लेखन काम किया है, शुरुआती में ब्रजेंद्र कुमार मधुकर भगत वो लिखते थे कविता और उन्होंने ये किया। फिर डॉक्टर मुनेश्वर लाल चिंतामणि जो हिंदी डिपार्टमेंट महात्मा गांधी संस्थान के हेड थे, उन्होंने कुछ काम भोजपुरी में किया, कम, वो लोग ज़्यादा हिंदी में लिखते थे। उन्हीं की बेटी अंजलि चिंतामणि नाती वो है, नातिन है। और फिर उसके अलावा दिमलाला मोहित जी जो है एक टीचर थे, हेड टीचर थे, और वो ईस्ट में रहते थे, कैरोलिन बेलिया में। तो वहाँ उन्होंने भोजपुरी कहावतें, मुहावरे आदि को लेकर के उन्होंने काम किया। और मैं यहाँ भोजपुरी संस्था चला रही थी, इंस्टीट्यूट। उसके बाद मैंने देखा कि सुचिता राम जी ने एक पुस्तक लिखी, वो संकलन किया जो भोजपुरी संस्कार गीतों है मॉरिशस में, उसका एक उन्होंने संस्कार मंजूश्री उन्होंने लिखा। और मैं ग्रासरूट्स में काम करती जा रही थी, मैं लिखती नहीं थी उस समय, बस काम करती जाती थी। और गीत बराबर भोजपुरी में चलता था मॉरिशस में। एक स्टाइल है गाने का मॉरिशस में, गमट। अच्छा। ये पुरुष लोग ज़्यादा गाते थे, महिला भी आए उसमें। तो पहले तो हिंदी में गाते थे, जैसे कि दो गोला दो दाला जैसे बोलते हैं ना, 2 ग्रुप्स, और उसको चुनौती देते हैं। अच्छा, अपने दुगोला जैसे बोलते हैं। दुगोला जो है वहाँ पर लाकोश बोलते हैं। अच्छा। यानी कि क्रॉस दोनों से वो सवाल जवाब। तो वो बहुत प्रचलित है मॉरिशस में। और उसमें अनेक ऐसे लोग हैं जैसे कि सोना नोयन जैसे बहुत चमक कर आए, और लोग पागल हो जाते हैं उनके गीत सुन करके। फिर बसंत सुपौल है, और बाद में उसके बाद नए सिरे से आए ये रविंद्र स्वाम्बर जी। फिर ये है किशोर ठाकुरी जी, मीरा मोहन, उन्होंने शुरू किया नए सिरे से। फिर गौरी ब्रदर्स, ये सब गीत गाते हैं, और आज नए लोग भी हैं। तो उन सब के अलावा मैंने देखा, जब मैंने 150वीं सालगिरह मनाई, धुआंधार में काम करती गई। मैंने अपने खून पसीने से गांव-गांव में चारों तरफ ये कि रोशन कर दिया एक गांव को, जहां पर सबसे पहले मजदूर लोग गए थे। वहाँ फुलियार नाम का गांव है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा पॉलिटिक्स के वजह से मुझ पर थोड़ा सा वो हुआ। तो मेरे एक बहन है, फिर पंडित कृष्णदेव उपाध्याय आए मेरे इंस्टीट्यूट देखे, भोजपुरी इंस्टीट्यूट। तो देखा, सरिता जी आपने इतना काम किया है लेकिन लोग भूल जाएंगे, आप लिखिएगा। कृष्णदेव उपाध्याय जी ने और कुबेर मिश्रा दोनों ने कहा मुझे आप लिखेगा। मेरी फिर रामलाला जी की बेटी साधना रामलाला, वो एडिटर थी, प्रोडक्शन ऑफिसर थी एक प्रिंटिंग ऑफिस में, वहाँ प्रिंटिंग कंपनी में। कहा कि तुम लिखो, तुम पॉलिटिक्स करना, तुम जाकर रोज़ जाकर पॉलिटिक्स में घूमते फिरते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम लिखो। फिर हमने इस तरह से कन्यादान लिखना शुरू किया। शंकर दयाल शर्मा जी ने इसका विमोचन किया राष्ट्रपति भवन में, मॉरिशस में, देश विदेश में, ट्रिनिडाद में, टोबागो में, सूरीनाम में, गयाना में, केनिया में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, चारों तरफ इसका विमोचन, और लोग मांग करते गए इस पुस्तक की। तो उसके बाद फिर मैंने देखा, कन्यादान पहली किताब थी। अब तक कितनी किताबें आपकी आ चुकी हैं? अब तक लगभग 15 है। फिर भोजपुरी पर मैंने लिखा जी। वो 83 में मैं जब 3य विश्व हिंदी सम्मेलन में आई, तो ये मीरा जी के पिताजी जगजीवन राम जी ने एक बैठक की अपने घर पर दिल्ली में, कि सभी जो डायस्पोरा कंट्री से लोग आए उनका एक मीटिंग हो। और वहीं मेरी मुलाकात कुबेर मिश्रा जी और
और उपाध्याय जी से राकेश उपाध्याय जी, वहाँ, जी। और वहाँ पर मैंने देखा ये तो बहुत ही विचित्र बात है। और वहाँ से मैंने, क्योंकि अब हरि जी सत्ता में थे तो मुझे प्रोटोकॉल में थी, तो मेरे लिए भारत सरकार ने मेरा एक दौरा, मैंने मांग की मैं भोजपुरी बेल्ट को देखना चाहती हूँ। यहीं से मेरे भोजपुरी बेल्ट का दौरा शुरू किया। और फिर इस तरह से मैं इतने दौरा किया तो पुस्तक भोजपुरी ट्रेडिशंस मैंने लिखा, फिर हिंदी में मॉरिशस की भोजपुरी परंपराएं। फिर लोगों ने कहा भोजपुरी क्या कोई लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके ग्रामर है, तो मैंने उसको लिख करके जवाब दिया कि हाँ भोजपुरी बोला, स्पीक भोजपुरी। और अंग्रेज़ी में, देवनागरी में, रोमन में उसको ट्रांसलेशन पूरा एक की शुरू से लेकर के अंत तक जीवन में जो है विधियाँ, उसके बारे में डायलॉग्स मैंने लिखा और उसके समझाए। फिर ग्रामर में भी संस्कृत ग्रामर, हिंदी ग्रामर, फ्रेंच ग्रामर, अंग्रेज़ी ग्रामर पढ़ करके कि कंपेयर किया कि हाँ भोजपुरी का एक ग्रामर है, तो भोजपुरी का सहज व्याकरण मैंने बनाए। और उसके साथ कि भोजपुरी बिहारी इमिग्रेशन के बारे में, तो बिहारी जर्नी जो है उस पर भी मैंने लिखा। और अनेक पुस्तकें अभी तो पढ़े हुए हैं, मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतने मैं इधर से उधर बिखरी हुई यहाँ पे मैं जाती हूँ। मैं एक बात यहाँ कर लेना चाहता हूँ दीदी। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, माफ़ कीजिए जी, कि वो कड़ी जब 150th एनिवर्सरी हमने किया तो उसमें 150 लोग जो आए यहाँ से भारत से फॉर 150 ईयर, एक सेतु बन गया और वहाँ से शुरू हुआ ग्रॉस रोड्स कनेक्टिविटी बिटवीन इंडियन पीपल एंड मॉरिशस। और ये आना जाना अभी तक वो बरकरार। एक तो गवर्नमेंट लेवल पर बायलैटरल एग्रीमेंट जो करते हैं, मोदी जी आते हैं, प्रवीण जी आते हैं इंडिया, और उनसे पहले जो भी आए, और सुषमा जी आई मॉरिशस, ये सब तो है, ये तो राजनीतिक तौर पर है ना, लेकिन राजनीति में है और ये तो डिप्लोमेसी है। हाँ, लेकिन उससे परे जनता के जो है वही से शुरू आपने जो उससे परे काम किया, साहित्यिक और सांस्कृतिक विनिमय, उसके एक्सचेंज के लिए काम किया। और ये जो सेतु है लोगों में, ये बरकरार बनी रही है अभी तक। और एक बात और है कि हमने जब इंडियन इंडेंचर्ड, इंडियन गिरमिटिया लोगों के जो सेलिब्रेशन किया, तो हमने साथ साथ में जो दास प्रथा के जो लोग आए थे, उनके जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, साथ साथ में उनका भी सेलिब्रेट किया। साथ साथ में मैं उनके गांव में गई, उनके बस्तियों में गई, मछुआरे के बस्तियों में, क्रियोल के बस्तियों में, उनके साथ रह करके उनके प्रोग्राम्स मैंने करवाई उसी समय। और फिर एक इमारत हमने उनके लिए पॉइंट कानो मेहबग में स्थापित करवाई। मैंने जा कर के एक जो कारीगर है उनसे एक मोन्यूमेंट वहाँ पर लगवाए, और वहाँ एक पूरा वो लोग कागज़ सब चीज़ फेंकते थे, उसको सफ़ा करवाई। 5 बजे सुबह उठ करके मैं जाया करती थी, 2 महीने में उसको समाप्त किया। 1 फरवरी जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया जाता है उसको वहाँ पर किया, और आज वो इमारत है वहाँ पर। ये क्रियोलों के लिए नहीं, मॉरिशस के लिए है, लेकिन एक है कि उनके लिए भी मैंने सोचा। और उसके अलावा ये है कि उनके बारे में कैसे प्रगति किया जाए, तो एक बहुत से बड़ा उत्सव मैंने करवाए, और जिसमें ये छिफरे के बाद तरह तरह के जो सेगा ग्रुप्स है उन सब को हम बुलाए, वहाँ उनको मान्यता दिया। दोनों देशों की भोजपुरी को आप देख रही हैं, लगभग सबसे आप मिली हुई हैं, मतलब भारत में भी जो भोजपुरी में काम कर रहे हैं सभी ग्रुप सबसे जुड़े हुए हैं। आपको लगता है ना कि कभी कभी लगता है इरिटेशन कि यार इतना मेहनत किया, कुछ हुआ नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ, हमने जो किया तो किया, हमने लिख दिया, कह दिया, बोल दिया, लेकिन जो नया जनरेशन है उसमें कुछ तब्दीली, जैसे आपको वहाँ कुछ लगता है ना कि हम जो करके गए, हमारी आने वाली पीढ़ी अब उसको लेकर आगे बढ़ रही है, कुछ हुआ है, ऐसी कोई क्रांति दिख रही है वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर दुनिया भर में भी एक चेतन, एक नए जागरण, एक सोच
भोजपुरी को लेकर के कि हाँ हम कुछ हैं, इतिहास है इसमें। और ये हर एक विधा में, फिल्म में, लिरिक्स में, लेखन में, जैसे मैंने आपको कहा एक मैं वो मृत्युंजय सिंह से मिली कोलकाता में भी अभी 10 दिन पहले। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है भोजपुरी में, गंगा रतन विदेशी, इतना बढ़िया है वो। उन्होंने इतिहास को लेकर के, पूर्वजों के इतिहास, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो लोग बसे, गांधी जी के साथ जो स्ट्रगल किए वो है उसमें। चंपारण के सत्याग्रह मूवमेंट है उसमें, जनता वहाँ के कैसे सम्मिलित हुए, वो सब को लेकर के इतने बढ़िया से सामग्री है। और वो तो अभी उसको अमेज़न में भेज दिया, उसको ऑडियो भी कर रहे हैं, गीत में भी ला रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि और जितने लोग अभी तक कंट्रीब्यूट किए, नीरज जी हैं, अजीत दुबे जी हैं, और ये मंच जो है पूर्वांचल एकता मंच जो है, अनेक भोजपुरी मंच को लेकर के जो काम किए हैं, जो द्विवेदी जी हैं, उन लोगों ने पत्रकारिता लिखा, नागेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, अनेक ऐसे हैं जो उनसे आगे जो किए हैं, वो सब है। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे कि आप संतुष्ट हैं? वो देखिए जो स्थिति जीवन में एक, या लग रहा है कि नहीं अभी कुछ चीज़ें हैं जो और चेंज होने की ज़रूरत है? कुछ नहीं, बात ऐसे 40 साल से मैंने देखा, लोग चाहते हैं कि भोजपुरी यहाँ पर 8वीं अनुसूची में आवे, और 8वीं अनुसूची में आ जाएं तो भोजपुरी के लिए एक एस्टीम हो जाएगा और लोगों को काम, नौकरी सब मिल जाएगा। ये तो एक आंदोलन जो है इसको बरकरार रखना चाहिए। अनेक संस्थाएं हैं, बहुत लोगों ने लिखा है भोजपुरी में अपने छोटे मोटे वो कहानी संग्रह, अच्छे शिस्त डिक्शनरी भी किए हैं। भोजपुरी मैथिली अकादमी है दिल्ली में, पटना में भोजपुरी अकादमी है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भोजपुरी अध्ययन केंद्र है। फिर अनेक विश्वविद्यालय में भोजपुरी का केंद्र खोला गया है। मॉरिशस में भी है, महात्मा गांधी संस्थान में पहले था। नया में है कि हम लोग एक तो भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन सरकार ने कायम कर दिया। ये तो एक बिल ऑफ लेजिस्लेशन है, यानी कि बाय लॉ, और बाय लॉ का मतलब है उसका पूरा हर एक भाषा के साथ उसका दर्जा है। पहली चेयरपर्सन है? मैं पहली चेयरपर्सन, उसको बनाई मैंने, उसका रूप दिया उसका, और यूनेस्को में गीत गवाई को, हाँ जितने गीत गवाई महिलाएं थी उनको इकट्ठे किए। थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते, मैं चाहूँगा कि गीत गवाई क्या है? भोजपुरी स्पीकिंग जो यूनियन है, हाँ, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, क्या करती है? लोग ये है यूनियन का मतलब सुन करके लोग सोचते हैं कि ये ट्रेड यूनियन है। वही बोले तो क्या इसका कार्य क्षेत्र क्या है, करती क्या है? मैं बताऊँ आपको, पहले जो था ना 70s में इंग्लैंड में एक इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन है। तो मॉरिशस में एक रविंद्र गर्भरन जो यहाँ हाई कमिश्नर रहे हैं, मंत्री थे भी मॉरिशस में, उन्होंने देखा कि इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन है तो क्यों ना एक मॉरिशस में भी एक इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन बनाया जाए। तो वो तो अंग्रेज़ी जो है रानी के अंदर चलता है, और वो संस्था के साथ एक अंग्रेज़ी स्पीकिंग यूनियन मॉरिशस में बने। जब वो बन गया तो लोगों ने तो हिंदी भी है, और हिंदी स्पीकिंग यूनियन कायम किया गया 30 साल पहले। फिर उर्दू भी है, तमिल है, तो हमारे लिए क्यों नहीं। तो फिर बाद में आया कि भोजपुरी, क्रियोल, चाइनीज़ भी स्पीकिंग यूनियन होना चाहिए। इस कड़ी में 2011 में सरकार ने भोजपुरी, क्रियोल और चाइनीज़ के लिए स्पीकिंग यूनियन, और अब संस्कृत स्पीकिंग यूनियन भी है मॉरिशस। तो ये सब भाषाएं जो पढ़ाई जाती है, जो जिसमें लोग बोलते हैं, लिखते हैं, सबके बराबर हक है, बराबर फंडिंग मिलता है। अच्छा। और भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन एक बोर्ड के अंडर है, उसमें कला एवं संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में तो वही क्या एक तो इससे पढ़ने लिखने के लिए, रिसर्च के लिए फंड मिलता है। नहीं, भोजपुरी को कैसे हम आगे बढ़ाएं जी, इसका लक्ष्य है।
भोजपुरी और भोजपुरी को बराबर दूसरे कम्युनिटीज़ में कैसे इसको मान्यता दिया जाए, इसकी भाषा, संस्कृति, साहित्य और मित्रता भी कैसे नहीं तो सरकार उसके लिए फंड देती है बहुत कम, जैसे बहुत यहाँ कम। दिल्ली लेकिन सरकार है, मैथिली भोजपुरी एकेडमी हाँ। है तो फंड देती है रिसर्च के लिए, पत्रिका के लिए। और आप ये समझ लीजिए जितना फंड सरकार देती है, यदि मैं उसी पर निर्भर रहती तो भोजपुरी का एक अंश भी नहीं आगे बढ़ा सकती। लेकिन सरकार के ब्लेसिंग्स है हम पर, सरकार के अंडर जो काम चलता है तो वो एक उसको एक मान्यता है, एक एकेडमी को उसका एकेडमिक नहीं, उसको एक स्टेटस, ऑफिशियल स्टेटस है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मंत्रालय के अंडर तो जो काम मैं पहले अपने आप से करती थी और नहीं फंड नहीं था, यहाँ आज भी नहीं है, फिर भी आज के जो मुझे प्लेटफॉर्म मिली है ये सरकारी प्लेटफॉर्म, मैंने चेहरा सरकारी है, स्ट्रगल वैसे ही है, वैसे ही स्ट्रगल है। और गीत गवाई के जो मैंने देखा, जब यूनेस्को में हमने भेजा तो वहाँ से यूनेस्को के कंसल्टेंट लोग आकर देखे कि ये गीत गवाई के स्कूल क्या है, कौन गाते हैं गीत गवाई, कैसे गाते हैं, क्यों गाते हैं, कब गाते हैं, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, ये सब हमने दोषिये में सरकार के अंडर गई, मॉरिशस सरकार ने प्रेजेंट किया और इसको 2016 पहले दिसंबर को मान्यता मिली। 80 साल की उम्र लगभग हो गई। एक तो यूनेस्को को आपने पकड़ा, मॉरिशस जो सरकार है उसको पकड़ा, भारत सरकार है उसको पकड़ा, और तीनों जगह लगातार नॉक कर रही हैं भोजपुरी के लिए। भारत सरकार को भी आप चिट्ठी लिखती हैं, नॉक करते हैं कि हमारे भोजपुरी के लिए हो, और वो भी जब आप इंडिया आती हैं तो एक सम्मान देता है, उस रूप में देखता है। तीनों जगह से आपको आश्वासन भी मिला है, यूनेस्को से भी, मॉरिशस सरकार से भी, यहाँ भी। आप किस रूप में भोजपुरी का भविष्य देख रही हैं? भविष्य देखिए उज्जवल है, भोजपुरी उज्जवल है, क्योंकि शुरू में जो लोग 100 साल पहले, 150 साल पहले जो वो भोजपुरी दायरे में रह करके जो लिखा है, रघुवंश नारायण सिंह, बटोहिया आदि, जो जितने कृष्णदेव उपाध्याय जो गांव-गांव में जा कर के, उनसे पहले जो त्रिपाठी जी थे और अनेक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो ने कहा है। और नहीं, मैं सरकारों के संदर्भ में बात पूछ रहा हूं अभी तो कि क्या मिलेगा, वो सब तो बात हो गई, पुराने लोग किए, नहीं, पुराने लोग ने नींव रखी, नींव रख दी है, नींव रख दिया। अब जो लोग तड़प रहे हैं कि हमको सरकारी मान्यता मिले, हमको कुछ सुविधा मिले, हम कुछ करना चाहें, आपके सामने के उदाहरण मैं बैठा हूं, आपको पता है कि मैं क्या क्या छोड़कर आया हूं, और 25 साल से इसमें लगा हो गया, मैंने अपनी बचपन से स्टार्ट किया, पूरा दे दिया। यही तो आपके जुनून है, ये तो जब जिसमें जुनून है, जैसे मुझ में, ये जुनून ही आपको आगे बढ़ाएगी। यही तो है, ये नौकरी आदि ये सब सेकेंडरी है, वो तो है, होना चाहिए, उससे बिना लोग आगे कहते हैं कि मुझे तो, लेकिन वही एक चीज़ नहीं है जीवन में। जीवन जीने के लिए कुछ है तो लोग आइंस्टाइन बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और चंद्रमा पर चले जाते हैं। वो नौकरी के पीछे होते तो वो एक साइंटिस्ट रहता एक ऑफिस में और वो देखता रहता। तो इस तरह से जो ही लोग आगे सोचते हैं, बढ़ते हैं, वो ही आगे बढ़ सकते हैं। और जो कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ करके जो और आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी में तो रोमांटिसिज्म है, उसी में तो रसिकी है, और उसी में तो लोग आगे बढ़ सकते। एक बात मैं बताऊं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, युवा प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण जगन्नाथ जी, और वो आए थे चीफ गेस्ट प्रवासी 15वीं प्रवासी भारतीय दिवस बनारस में। जब वो गए वहाँ एक दो शब्द उन्होंने, वो तो इंग्लैंड में पढ़े हुए हैं, वेस्टर्न एजुकेशन तो, लेकिन भारतीय संस्कृति है, उन्होंने देखा और भोजपुरी में एक दो शब्द, लोग इतने ताली से हिंदी में कुछ बोले और उन्होंने अनाउंस किया कि अगले साल मॉरिशस में हम अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव मनाएंगे। ये कैसी बड़ी बात है, ये तो यही से तो एक अंतर्राष्ट्रीय रूप मिल गए भोजपुरी को स्टेटस, क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मैं मॉरिशस में उसको मनाऊंगा, तो ये तो अब एक ब्रांडिंग हो गया है। आपकी भविष्य की योजना, आपका फ्यूचर प्लानिंग? अरे भविष्य तो अब मैं जहाँ हूँ, जिसमें जी रही हूँ और आज में हूँ, कल पता नहीं क्या होगा। कोई कचोट, कोई कभी बैठती हैं तो ऐसा लगता है, कोई ऐसा पल है जो आपको बार बार टीस देता है, बुरा लगता है उस पल को याद करके? लिखना है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ आजकल, इतने मैं दौरा करती हूँ। आप इतने टुकड़ों में बटी हुई हैं, भाषाओं में बटी हुई हैं, देशों में बटी हुई हैं, परिवारों में बटी हुई हैं,
इतने टुकड़ों में बटी हुई हैं कि बटी हुई नहीं है, सबको जोड़ती हूँ। इस उम्र में भी मैं हूँ यहाँ, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो लोग आकर मिलते हैं, जैसे आप आए, आपसे मेरा संबंध कई 25 साल पहले से, फिर भी हमने बरकरार रखे हैं और मैं मेंटेन कर रही हूँ। परिवार आपका बहुत बड़ा हो गया है, मॉरिशस से लेकर हिंदुस्तान हाँ, यही तक कई परिवार देशों में है, यही है। आपका जो व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन रहा है, दाम्पत्य जीवन रहा है, परिवार, वो कैसा रहा है? कौन कौन लोग हैं? वो मेरे पति हैं, फिर मेरे माता, मेरे पेरेंट्स की ओर से मेरे भाई बहनें हैं, और मेरे ससुराल की ओर से जो कन्यादान पर जो लड़की है वो मेरी बहू है, मेरी पोती है, और वो एयर होस्टेस है, और मराठी बैकग्राउंड के हैं, फिर भी भोजपुरी जानते हैं, बोलते हैं। तो इस तरह से मैं सभी को समेट लेती। आप अपने किताब को, अपनी ज़िंदगी की किताब को जो पलटती हैं, उसके पन्ने पलटती हैं, तो कौन सा पल है जो आपको बहुत खुशी देता है, लगता है कि नहीं ये मैंने कुछ किया है, बहुत आनंद आता है उस पल को याद करके? वो कौन से पल हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जीवन है आध्यात्मिक। मैं आपको बताऊं, मेरा एक अलग सा जीवन है अंदर में, और वो जीवन जो है वही है बहुत खुशबूसार। मैं आपके कॉलेज में चल रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ किसी से प्यार हुआ आपको? प्यार तो कोई ऐसा था जिससे आपका मन जुड़ा? मन तो जुड़ता है, लेकिन वो तो जुड़ता है क्योंकि जीवन में आकर्षण है, जो बोलते हैं ना अट्रैक्शन, वो तो है हर एक चीज़ में। मैं किताबों की दुनिया में, मैं उधर नहीं जानता, मैं व्यक्ति की बात करता हूँ। हाँ। मैं सीधे कि कोई ऐसे किसी से मन जुड़ा हो, अच्छा लगा हो, और वो जुड़ नहीं पाया हो, ऐसा नहीं। ऐसा तो क्योंकि आप देखने में भी सुंदर हैं, कॉलेज में थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, तो लोगों की ओर से प्रपोजल मैं आया? आपको एक बात बताऊं, जब मैं रॉयल कॉलेज के ओपी में पढ़ाती थी, अकेली थी महिला लड़की जी, और साड़ी पहनती थी, लोगों को बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर जो टीचर्स थे जी, वहाँ पर जो मेरे टीचर थे उसमें से कई मेरे प्रपोजल्स आई। अच्छा। और वहाँ से भी जब मैं नीचे दुकान में जो, क्योंकि अब क्या करूँ, वहाँ बैठूँ तो सब मर्द लोग बैठे हुए हैं, तो मैं नीचे घूमती फिरती थी लंच टाइम में। फिर वहाँ पर जो जिसके बड़े ट्रेडर है, साड़ी के दुकान थे, वो उन्होंने प्रपोजल भेजा मेरे यहाँ, तो मैंने किसी को माना नहीं। मैंने कई लोगों को आपने पागल किया। पता नहीं, वो आए वो उस तरह से। तो मुझे एक बार तो ऐसा भी हुआ, मेरे पिताजी के लोगों ने कहा, मेरे चाचा ने कहा कि एक डॉक्टर है, वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं, मैं तो सेवा शिविर में हूँ, मैं इसी में, अब मेरा मन इसमें है कि लक्ष्य, स्वामी जी ने कहा हमको एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, और उसी लक्ष्य को पकड़ करके सेवा, सत्संग, संगठन, देश को मुझे आगे बढ़ाना है, मुझे यही मेरा वो असली है। तो वो चाचा जी ने कहा नहीं, देख लो, कोई बात नहीं। तो मैं जैसे लड़कियां लोग ले करके चाय वाय ले करके जाते हैं, वो मुझे आर्टिफिशियल लगा, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि समाज का उस समय का रीत था। और मैंने मन ही मन कहा कि भगवान ऐसा ना हो कि मुझसे उससे कुछ लगा हो जाए, क्योंकि तब मेरा सेवा शिविर काम का क्या होगा, मेरा समाज सेवी। तो फिर मैंने अपने एक कज़िन था, मैंने कहा उसको बैठो, और मेरे चाचा और उसका लड़का के जो भाई आदि जो आए थे, वो लोग कहे कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, हम दोनों को छोड़ दिए वहाँ। फिर भी मुझे लगा, वो तो अपने हॉस्पिटल के बारे में बात करने लगा इधर उधर, और मैं अपने शिविर के बारे में सोच रही थी। इसीलिए आपने शिविर वाला ही लड़का ढूंढा कि वो बैलेंस बना रहे, काम चलता रहे। बिल्कुल। और डॉक्टर सरिता को मतलब क्या क्या मन करता है? जैसे बहुत लोग का होता है कि ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन उनमें एक्टिंग के लिए, डांस के लिए, बाकी कई चीज़ों में होता है, उनको लगता है फिल्मों में जाना है। कुछ ऐसा रहा कि करियर के लिए कुछ आपने और सोचा हो, नहीं हुआ? मैं शुरू ही से मैंने चुन लिया था कि मैं टीचिंग में जाऊं और ज्योग्राफी पढ़ाऊं। पूरी दुनिया घूमती रही हैं डॉक्टर सरिता। 40 देशों में आप गई हैं। हाँ। आप किन किन लोगों को थैंक्स करना चाहेंगी जिनका कंट्रीब्यूशन आपके जीवन में रहा है, आपकी जर्नी में जिनका कंट्रीब्यूशन? पहले तो मैं ईश्वर को थैंक करती हूँ, रोज़ मैं ईश्वर को नमन करती हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड टू गिव मी सच ए ब्यूटीफुल लाइफ, इतने सुंदर जीवन।
और चाहे संघर्ष भरा हुआ है, चाहे मुझे फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं है, फिर भी संघर्ष आपकी जर्नी में मुझे कहीं दिखा नहीं, इसलिए नहीं दिखा। आप संभ्रांत परिवार से क्योंकि थी, मैं संभाल लेती हूँ। संभ्रांत परिवार से थी, कलकत्ता आपको भेजा गया, लंदन भेजने की प्लानिंग थी, लौट के भी गई, पति भी अच्छे मिले, वो पॉलिटिक्स में थे, उनका भी सपोर्ट था। लेकिन हर एक काम को आगे बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो फाइनेंशियल आप संघर्ष की उसकी बात कर रही हैं, नहीं। फाइनेंस नहीं दिखा, बाकी स्ट्रगल तो है, कोई भी काम करते तो एनर्जी लगती है। अगर कुछ संघर्ष है तो वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं, आप डॉक्टर सरिता, हजारों लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया होगा अब तक। हर देश में जहाँ भी जाती है मीडिया आपके पीछे दौड़ती है, आपकी कहानी। मैं ये बिल्कुल एक अलग लोगों के लिए, एक अलग जोन में, कि लोगों को ऊर्जा मिले, लोगों को ऊर्जा, यानी कि मैं जैसे जवानों युवाओं को बोलती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ कि आपको, जैसे मुझे स्वामी जी ने कहा, एक लक्ष्य पकड़ना चाहिए। यू नीड टू हैव एन एम, और उसी एम को पकड़ करके आपको आगे बढ़ना है, चाहे कितनी कठिनाई है उसमें। अब आप एक राष्ट्रीय संपत्ति हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति का जब आदमी कोई बड़ा हो जाता है तो सबका हक उस पर हो जाता है, आप व्यक्तिगत नहीं रही। तो लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि इतना भाग दौड़ करती हैं, आज मॉरिशस में दिखाई देती हैं, कल लंदन में, परसों हिंदुस्तान में, तो फिट कैसे रहती हैं डॉक्टर सरिता बुद्धू? क्या करती हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, क्या खाती हैं, कैसे उठती हैं, क्या योगा करती हैं, क्या करती हैं? हाँ, मैं देखिए, समय तो बहुत कम मिलता है, लेकिन उसी में मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरे घर पर, मेरे आसपास बेड पर आधे बेड पुस्तकें से भरे हुए, मेरे पति का भी ऐसा ही है, और मेरे घर डूबा हुआ है पुस्तकों में जी। और वैसे सब तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन कुछ न कुछ उसमें से एक अंश पढ़ लेती हूँ। और पढ़ने से ये एक मेडिटेशन है, पढ़ना एक मेडिटेशन है, अच्छे पुस्तकें। और फिर मैं प्राणायाम करती हूँ। एक बार मैं तो मर कर जी गई, आप तो जानते हैं, बनारस में जी 2008-9 के बीच में मैं तो लगभग मर चुकी थी। और मैंने अपने पति को कहा कि मेरे दाह संस्कार यहीं पर करो, मॉरिशस में मेरा शरीर मत ले जाओ। लेकिन भगवान ने मुझे और जीवन दिया, और उसके बाद एक हार्ट प्रॉब्लम हो गया था मुझे। फिर भी उसके बाद मैं अभी तक हूँ, तो भगवान ने चाहा कि मैं ये काम करूँ, और मैं फिट रहती हूँ, प्राणायाम करती हूँ। तो देखिए, अभी तक मैं हूँ आपके पास। चलिए, आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, 27 हूँ, 100 साल जिए, उससे ऊपर का, क्योंकि आप जैसे लोगों का इस दुनिया में रहना, लंबे समय तक दीर्घायु होना ज़रूरी है। आप जैसे लोग मार्ग प्रशस्त करते हैं हम जैसे युवाओं का। आपसे बातचीत हुई, मन नहीं कर रहा है कि मैं बातचीत बंद करूं, क्योंकि एक ज्ञान का स्रोत खुल रहा है, बहुत सारे अनुभव को हम आर्काइव कर रहे हैं, और इसीलिए साक्षात्कार मैं लगातार कर रहा हूं। हर फील्ड के जो लीजेंड हैं, जो अचीवर्स हैं, उनको आर्काइव कर रहा हूं, उनका अनुभव कर रहा हूं। आज हमारे दर्शक आपके अनुभव से लाभान्वित होंगे। लेकिन जाते जाते इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले आपसे कुछ गुनगुना कर, आप गाती बहुत अच्छा है, मुझे लगेगा कुछ अधूरा रह गया। कलकत्ता से छूटल जहाज, पवरिया धीरे चलो, उमे आगल बा दादा हमार, हो उमे लादल बा दादा हमार, पवरिया धीरे चलो, उमे आगल बा रामायण हमार, हो उमे आगल बा गीता हमार, उमे आगल बा पुराण हमार, हो में आगल बा कुरान हमार, पंवरिया धीरे चलो, उमे आगल बा पगड़ी हमार, हो उमे आगल बा धोती हमार, उमे आगल बा साड़ी हमार, हो उमे आगल बा फूली हमार, पंवरिया धीरे चलो, कलकत्ता से छूटल जहाज, पंवरिया धीरे चलो। एगो गीत और सुनल चाहब। जब हम मॉरिशस गई रहनी, वो गीत जब हम लोग ग्रुप में डांस करके नाच कर गा रहे थे, गीत गौनई वाले में,
कान के झुमका गिरता था गिरे द पतली कमरिया। पतली कमरिया, बहुत वो लय जो लहरा है। हाँ, कानों के एरिन गिरता त गिरे दे, कानों के एरिन गिरता त गिरे दे, पतली कमरिया डोलता त डोले दे, पतली कमरिया डोलता त डोले दे। हाँ, गले के हरवा गिरता त गिरे दे, गले के हरवा गिरता त गिरे दे, पतली कमरिया डोलता त डोले। और इसके साथ ऐसे भैया अनलग 3 गो भौजी तीनों जोली बा। जोली का मतलब है सुंदर। अच्छा, ये फ्रेंच है जी। भैया अनलग 3 गो भौजी तीनों जोली बा, एगो लाल एगो पियर एगो खूबे जोली बा। वहाँ के है। क्या बात है डॉक्टर सरिता, आपने हमसे बातचीत की और इतनी लंबी बातचीत की, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक इससे एक जो मिशन है भोजपुरी का, और भोजपुरी ही नहीं बृहत्तर अर्थ में जो विश्व की लोक भाषाएं हैं, जिनके लिए जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको ऊर्जा मिलेगी, उनको एक रास्ता मिलेगा। आप आई, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज हमारी मेहमान थी डॉक्टर सरिता बुद्धू। पूरे विश्व में कई देश हैं जहां गिरमिटिया गए, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो, बहुत सारे देश। लेकिन जितना सक्रिय, जितना एक्टिव मॉरिशस की डॉक्टर सरिता बुद्धू हैं, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई दूसरा प्रतिनिधि भोजपुरी का कोई दूसरा अगुआ दिखाई नहीं देता। पूरा जीवन, जबकि इन्होंने क्रियोल में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में पढ़ाई की, कोलकाता की ज्योग्राफी पढ़ी, लेकिन पूरा जीवन दे दिया भोजपुरी के लिए। पूरे विश्व में भोजपुरी के जो प्रतिनिधि हैं उनको कनेक्ट कर रही हैं, सरकारों को जोड़ रही हैं। और जब भी भोजपुरी का इतिहास लिखा जाएगा तो बिना सरिता बुद्धू के कंट्रीब्यूशन के, उनके कार्यों का उल्लेख की शायद वो इतिहास पूरा नहीं होगा। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान के साथ, किसी और सरताज के साथ, किसी और विलक्षण प्रतिभा के साथ बातचीत करेंगे। तब तक अपने दोस्त मनोज भाऊ को दे विदा। नमस्कार।